ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करने के बाद में, उसके बेसिक्स को समझने के बाद में, नाउ वी आर स्टार्टिंग द ग्रेट यूनिफाइंग थीम इन बायोलॉजी विच इज evolution. Not only great unifying, it should be called as a great unifying core theme in biology. और इस टाइम पर मैं एक बार फिर आपके सामने थियोडियस डॉबझिन्स्की की जो स्टेटमेंट है उसको रीइंफोर्स कर देता हूं, जब उन्होंने कहा कि नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन. सो देखिए, आज इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिक कंसेप्ट इवोल्यूशन का है क्या, इस शब्द का मतलब एक्चुअली क्या है. तो थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना यूज कीजिए कि लेट अस से 1860 की मैं आपको बात बताता हूं. तारीख थी 30 जून और ऑक्सफोर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बहस चल रही है. So there was a very big debate that was going in Oxford. It is called as the Great Oxford Debate, and it is sometimes also called as Wilberforce and Huxley Debate. इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है. सो देखिए, ये डिबेट चल रही है. अब डिबेट चल क्यों रही है? 1860 मैंने बताया 30 जून डिबेट चल रही है क्योंकि उससे पहले साल, इससे कुछ ही महीने पहले, करीब 7 महीने पहले, 24 नवंबर 1859. सो दैट मीन्स 1859 24 नवंबर. सो चार्ल्स डार्विन की एक किताब पब्लिश हुई जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किताब चार्ल्स डार्विन ने लिखी, जो मैंने आपको बताया 24 नवंबर 1959 को पब्लिश हुई, और इसने एक फरोर क्रिएट कर दिया अपर एलीट में. बात हो रही है इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड में. इस किताब को लेकर के एक चर्चा चल रही है, बड़ी जबरदस्त तरीके की चर्चा चल रही है. अब ऐसा क्या कह दिया डार्विन ने जिसके ऊपर लोग इतना आग बबूला हो गए और इस तरह की चर्चा होनी शुरू हो गई? सो देखिए, डार्विन ने यह कहा कि जितनी भी स्पीसीज हैं ऑर्गेनिज्म की, ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे एक्चुअली इवॉल्व एंड डेवलप. इवॉल्व शब्द चलिए मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं ये कहूंगा कि ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराइज एंड डेवलप. सो हमने यहां पर एक चीज लिखा कि डार्विन ने यह कहा कि ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो दो चीजें कर रहा हूं मैं इसमें, अराइज एज वेल एज डेवलप. नाउ डेवलप थ्रू व्हाट? थ्रू selection of small inherited variations by nature. So that means through selection by nature of what? Small and inherited variations. सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. तो डार्विन ने यह कहा कि सारी स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म अराइज या डेवलप करती हैं किसके थ्रू? एक सिलेक्शन लगता है नेचर के द्वारा. किसके ऊपर? छोटी छोटी इनहेरिटेड वेरिएशन के ऊपर. और इसकी वजह से फायदा क्या होता है? जो इंडिविजुअल है उसको रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का अपना नेचुरल एनवायरनमेंट में, दूसरों के साथ में कॉम्पीट करने का, सरवाइव करने का, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिप्रोड्यूस करने का बेहतर मौका मिल जाता है. So they are better adapted not only to survive, not only to compete with others, but to reproduce at a higher rate. ये बात किसने कही? डार्विन ने कहा. अब इस बात में कोई इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं लगती कि इतनी बड़ी डिबेट हो. देखिए, इसमें इस चीज को मिस इंटरप्रेट कैसे किया गया. सो देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा. सो डार्विन ने यह कहा कि हम और एप्स, हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है. सो वी हैड ए कॉमन एंसेस्टर. सो दैट मीन्स अगर आप एप्स की बात करें तो जो लिविंग एप्स की बात मैं करूं तो चिंपैंजी, वी टॉक ऑफ गोरिल्ला, वी टॉक ऑफ ओरेंगुटैन, वी टॉक ऑफ हुलक गिब्बन. अगर मैं इनकी बात करूं तो ये लिविंग एप्स हैं. सो पहले तो ये समझिए कि ये लिविंग एप्स हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमंस, और मतलब डार्विन ने ये कहा कि ह्यूमंस और इन लिविंग एप्स का एक कॉमन एंसेस्टर था, और उस कॉमन एंसेस्टर से हम इवॉल्व हुए, और एक लीनिएज जो है वो एप्स की चली गई, और एप्स भी डिफरेंट लीनिएजेस में इवॉल्व हो गए. दिस इज द थिंग दैट एक्चुअली डार्विन सेड. और इसको इंटरप्रेट कैसे कर दिया कि वी इवॉल्व फ्रॉम एप्स. दैट मीन्स सम एप्स एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन बीइंग्स. कुछ एप्स ह्यूमन बीइंग्स में कन्वर्ट हो गए. अब
उस टाइम पर मैं एलीट सोसाइटी की बात कर रहा हूं जिसके लिए ह्यूमन बीइंग वाज द एपिटोम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एपिटोम ऑफ एवरीथिंग दैट इज सीन ऑन द अर्थ. इट वाज कंसीडर्ड टू बी सुप्रीम एंड इट वाज वेरी डेरोगेटरी. बहुत ही रिपल्सिव ये बात लग रही थी कि वो ये सोचें कि हम किससे इवॉल्व हुए हैं, एप से इवॉल्व हुए हैं. मंकीज वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड. आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज तक कुछ लोग कई बार इस चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर जाते हैं. बहुत गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकता है और बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस बारे में गलती कर जाते हैं और फिर वो कंट्रोवर्सीज में फंसते हैं. बिकॉज नाउ डार्विन्स थॉट इज नाउ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. ज्यादातर पढ़े लिखे लोग वर्ल्ड में इसको मानते हैं और यू विल बी सरप्राइज्ड इन मेनी नेशंस यू विल सी दैट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मे स्टिल नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन. बट लार्जली व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल, नाउ दिस इज डन एंड डस्टेड. सो इस चीज को इस तरह से क्या कर लिया गया, से फॉर एग्जांपल इस तरह से इंटरप्रेट किया कि कोई एप था, चिंपांजी था, वो क्या बन गया, ह्यूमन बीइंग बन गया. तो हमारे जो एंसेस्टर हो गए वो कौन हो गए, एप्स हो गए. और इन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल करना शुरू किया, मंकीज इस्तेमाल करना शुरू किया. और इस चीज को लेकर के वहां पर क्लर्गीमैन, साइंटिस्ट, जो लॉर्ड्स थे, जो वहां पर लेडीज जेंटलमैन थे, उनके बीच में एक बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि देखें कि इस पर्टिकुलर डिबेट का नतीजा क्या निकलता है. द आइडिया वाज कि किसी तरह से डिस्क्रेडिट किया जाए डार्विन को, किसी तरह से रिडिक्यूल किया जाए और सुप्रीमेसी जो है, जो अब तक चल रही थी, उसको दोबारा से रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए. अब जो दो प्रोपोनेंट्स हैं इसमें, जैसा मैंने आपको बताया, एक विल्बर फोर्स थे. ये बिशप थे विल्बर फोर्स. इनको कुछ लोगों ने तैयार किया बिकॉज ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट. He was not qualified enough, if I may use the word. Even I do not consider myself qualified enough to talk a lot about evolution. लेकिन this person certainly was not qualified enough to argue with T.H. Huxley, a great scientist of his times. इस हालात देखिए, बड़े ध्यान से समझिए, दोनों के बीच में बहस हो रही है. एक आदमी बहुत बड़ा क्या है, साइंटिस्ट है, जो एक्चुअली बिलीव करता है डार्विन में और डार्विन के फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वाला था. इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. डार्विन अपने आप इसलिए नहीं आ पाए बिकॉज ही वॉज वेरी इल एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो वो उस टाइम पर इल थे. टीएच हक्सले भी जानते थे कि इस मीटिंग में क्या होगा. तो उन्होंने अपना एक्चुअली मूड ये बनाया था कि थोड़ी देर बैठने के बाद में मैं यहां से निकल करके चला जाऊंगा. लेकिन जिसे सेरेंडिपिटी कहते हैं, उसकी वजह से वो किसी एक ऐसे आदमी से मिल गए जहां पर उनको रुकना पड़ गया और फिर उन्होंने जवाब दिया विल्बर फोर्स का. एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. ये एक बड़ी यूनिक सी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं. तो इस विल्बर फोर्स को कोच करने वाले साइंटिस्ट में रिचर्ड ओवन भी थे. रिचर्ड ओवन का नाम आप बाद में होमोलॉजी के संदर्भ में सुनेंगे. ही एक्चुअली कोच्ड हिम. और इन दोनों के बीच में जब बहस हुई तो विल्बर फोर्स ने अपनी बहस को खत्म करते हुए हक्सले से क्वेश्चन ये पूछा कि आप अपने कौन से ग्रैंडफादर, मदर के साइड या फादर के साइड से समझते हैं कि आप मंकीज के रिलेटिव हैं. So that was very insulting actually. आप समझ सकते हो, उन्होंने ये पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो कौन थे, मंकीज थे. तो विल्बर फोर्स ने जब अपने, he was a great orator, believe me, he was a great orator. बहुत जबरदस्त उनकी ओरेटरी स्किल्स थी. और उन्होंने फिर टीएच हक्सले से पूछा कि अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये और बता दीजिए कि दादा की तरफ से या नाना की तरफ से किस लीनिएज में मंकी आते हैं. ये बात उन्होंने कह दी. Now Huxley had to reply and he was a thorough gentleman. A scientist doesn't get or arrogant. वो कभी भी किसी चीज को impulsively reply नहीं करते हैं. T.H. Huxley ने लास्ट में ये कहा कि देखिए सर, मैं जो है इस चीज से ashamed नहीं होऊंगा कि मेरे ancestor क्या थे. एक मॉन्की थे, मतलब से फॉर एग्जांपल मॉन्कीज से मैं डिसेंडेंट हूं. आई विल नॉट बी अशेम्ड. मैं अशेम्ड इस बात से होऊंगा कि कोई आदमी अपनी प्रिविलेज, अपनी अथॉरिटी और अपनी पोजीशन को इस तरह से इस्तेमाल करे कि वो ट्रुथ को छुपाने की साजिश करे एक तरह से. ये मुझे ज्यादा शेमफुल लगता है. दैट वाज अ काउंटर दैट एक्चुअली थॉमस हक्सले
टोल्ड विल्बर फोर्स। तो देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब इस बहस को चल रहा था तो वहां पर एक नोबल लेडी थी, इनका नाम था लेडी ब्रूस्टर, वो फेंट हो गई। इस फेंट होने की वजह क्या थी कि क्या उनको लग रहा था कि डार्विन वाले जीत रहे हैं और हम, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पूर्वज जो है मॉन्की थे, ये आइडिया बड़ा रिपल्सिव लगा, या थॉमस हक्सले का जो जवाब था वो उनको ज्यादा पिंच कर गया, बट शी फेंटेड। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन आखिर में द डार्विन प्रोपोनेंट्स एक्चुअली वन द डे, और वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री साइंस की हुई। आज भी वहां पर एक कमेमोरेटिव पिलर लगा हुआ है इस पर्टिकुलर डिबेट की याद में। सो दैट वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। देखिए हमेशा से साइंटिफिक मेथड ये रहा है कि समथिंग हैज बीन प्रपोज्ड, इट मस्ट बी डिबेटेड। सो अब मेरे को बेसिक आइडिया समझ में आया कि ये जो लोगों के दिमाग में गलत फहमी आ जाती है, इसको एक्चुअली डार्विन कह क्या रहे थे। सो डार्विन ये कह रहे थे कि हम सबका एक कॉमन लिविंग, एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे हम सब क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व, यहां से शब्द आ गया इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आप स्टार्स के बारे में भी बात करते हैं, नॉन लिविंग चीजों की भी इवोल्यूशन की बात करते हैं, लैंग्वेज की इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इवोल्यूशन बड़ा जेनरिक टर्म है। सो इवोल्यूशन से आप समझ सकते हैं मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिंपल थिंग, मोर कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम लेस कॉम्प्लिकेटेड, मोर डेवलप्ड फ्रॉम लेस डेवलप्ड। यहां पर हम कुछ और कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे कि कॉमन एंसेस्टर, उसी से सारी डाइवर्सिफिकेशन यहां पर आई है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट 1.7 to 1.8 million species known and described, they almost all of them share the same genetic material which is double stranded DNA, say for example? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कुछ वायरसेस को छोड़ के बाकी जितना भी लिविंग वर्ल्ड को आप जानते हैं, सबका एक कॉमन जेनेटिक इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल है और सब में वही 4 लेटर लिखे हैं ATGC, और जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। आप जानते हैं कि इस बेस पर हम ह्यूमन जीन को एक पर्टिकुलर वेक्टर में डाल के बैक्टीरिया में पहुंचा करके उससे ह्यूमन प्रोटीन बना लेते हैं, क्योंकि वो हमारी जीन को जब ट्रांसलेट करेगा तो ह्यूमन प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सल है। सो किस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन करें? अगर एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे कहूं कोई अपने फेवरेट पेट का नाम बताइए, या आप उस तरह की चीज को अगर सड़क पे देखेंगे आप कहेंगे दिस इज अ डॉग। डू यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट से फॉर एग्जांपल 350 ब्रीड्स। ह्यूमन बीइंग्स लव क्लासिफिकेशन, वो चीजों को सॉर्ट करने में मदद करते हैं। वो उनकी इच्छा होती है हर चीज को एक अलग अलग ग्रुप में क्या कर दें, वो सॉर्ट करके रख दें। तो आपने हर चीज को क्या कह दिया, डॉग कह दिया। बट डू यू नो दैट हंड्रेड्स ऑफ ब्रीड्स आर अवेलेबल? यू गो टू अ गार्डन एंड से दैट देयर इज अ बटरफ्लाई। डू यू थिंक दैट इट इज सो सिंपल? It may be a moth, it may be something else, it may be a different variety of, there are so many types of butterflies that you will be surprised to know. कोई किसी फ्लावर पे, कोई किसी फ्लावर पे, कोई किसी फ्लावर पे, एक दूसरे फ्लावर पे वो नहीं करते, वो उसको पॉलिनेट कर रहा है, वो उसको पॉलिनेट कर रहा है, एक दूसरे फ्लावर के बिना वो रह नहीं सकते। What exactly is happening here? सो अगर मैं ये देख रहा हूं कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और मैं ये डाइवर्सिटी पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो मुझे यूनिटी मिलेगी। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आप डिफरेंसेस बताइए दो बड़े डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। लेट अस से, मैं मतलब जनरली क्लास में ये बड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि लेट अस से टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ माउस एंड अ एलिफेंट। माउस और एलिफेंट में अंतर बताइए। तो आप कहेंगे सर बहुत अलग है। मैं आपसे कहूंगा बताइए, गिनवाइए। तो आप ये कहेंगे एक का बॉडी साइज बड़ा है, एक का बॉडी साइज छोटा है। आप एक में कहेंगे एक में पैर बड़े हैं, छोटे हैं, पूंछ बड़ी है, छोटी है, नाक बड़ी है, छोटी है, आंख बड़ी है, छोटी है, और कान बड़े हैं, छोटे हैं, दांत बड़े हैं, छोटे हैं। यही तो कहेंगे आप। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं देखिए दोनों के 4 पैर हैं, देखिए दोनों की पूंछ है, देखिए दोनों में मेमोरी ग्लैंड्स हैं, देखिए दोनों में हेयर है। अब आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से इंटरनल एनाटॉमी पे आइए, देखिए 4 चेम्बर्ड हार्ट है, देखिए मस्कुलर डायफ्राम है, देखिए 12 नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, ये सारी चीजें। इसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री पे आ जाइए, बिल्कुल करीब करीब सिमिलर एंजाइम्स हैं। दोनों का डीएनए मिला लीजिए बेटे, बहुत ज्यादा डीएनए मिलता हुआ होगा। तो जब मैं एक्सटर्नल फीचर से एनाटॉमी, और एनाटॉमी से कहां गया, एनाटॉमी से कहां गया बायोकेमिस्ट्री में, तो मुझे एक्चुअली लगा कि इस डाइवर्सिटी में तो बहुत ज्यादा यूनिटी है।
तो जैसा हम अपने देश के बारे में कहते हैं, वी आर स्टेबल बिकॉज देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड व्हाट मेक्स अस ग्रेट इज यूनिटी अमंग्स दिस डाइवर्सिटी. एंड that is what actually helps us grow in the world. That is what gives us respect in this particular world. यहां पर भी मैं क्या देख रहा हूं, लिविंग वर्ल्ड में जितने ज्यादा अलग अलग लोग, जितने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को मैं पढ़ रहा हूं, उतने मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं कि वो एक्चुअली बहुत पास है. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि करीब करीब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटीपी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? आप कैसे इस्तेमाल करेंगे कि साइटोक्रोम्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? आप कैसे इस्तेमाल करेंगे कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया जाता है जिसके डिफ्यूजन की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सबकी सेल मेम्ब्रेन करीब करीब एक जैसी है? जैसा मैंने आपसे कहा, जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल है. और छोड़िए, आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है? क्यों? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम क्या है? इस हेयर का काम क्या है? गूस बम्प्स होते क्यों हैं? इसका कोई मतलब नहीं है. गूस बम्प्स होते नहीं है, जो गूस बम्प्स होते हैं उसका कोई मतलब नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस. दे डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस. और अगर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आपकी बॉडी आपकी अपनी 100% नहीं है. अगर आप एक ह्यूमन बॉडी में देखें कितने सेल हैं तो यू विल बी सरप्राइज कि जो ह्यूमन सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, दैट वुड बी लेस देन प्रोबेबली 50%. गो एंड चेक द इंटरनेट. अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बॉडी के अंदर मेरे ही सेल नहीं है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोबायम्स रहते हैं, बैक्टीरिया. जाकर के देखिए उनका काउंट कितना है, जाके देखिए उनका काउंट कितना है. तो आप ये देखिए कि आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसका कितना % एक्चुअली बैक्टीरिया है, और जो मुझे एक ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है जो सेल की बनी है उसमें कितने सेल एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के हैं. सो मेरा मतलब ये है, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? कैन यू एक्सप्लेन इट विदाउट डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर जिसकी बॉडी प्लान हम सब में है? मैंने फिर आपसे कहा, नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन. अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्हेल जो कि लार्जेस्ट एनिमल है, पानी में रहती है, इसके एंसेस्टर लैंड पे चलते थे 4 पैर पर, वुड यू बिलीव इट? आपको यह समझ में आएगा कि व्हेल मछली नहीं है, मैमल है. उसको सांस लेने के लिए बाहर निकलना पड़ता है. वो लैंड से पानी में पहुंची है, पानी में उसका सेकेंडरी एडेप्टेशन है. इकाइनोडर्म्स आपने पढ़ा, देखिए मैं कितनी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं. इकाइनोडर्म्स के बारे में आपने पढ़ा, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एडल्ट, लेकिन लार्वा कैसा है? बाइलैटरली सिमेट्रिकल. आप इन्वर्टिब्रेट में आखिर में रख देते हैं उसको. आपने उसे निडारिया टीनोफोरा के साथ में नहीं रखा. आप जानते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो ड्यूटेरोस्टोम है. इट इज अ वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड फाइलम टू द फाइलम कॉर्डेटा, हमारे जैसे हैं. सो दिस इज व्हाट इज नाउ मेकिंग सेंस. अब ये चीज मुझे कुछ सेंस में समझ में आ रही है. तो अल्टीमेटली मैं इस इवोल्यूशन के लिए एक शब्द आपके यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो में इस शब्द को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर द टाइम बीइंग just understand that evolution should be equated with a phrase which is called as descent with modification. Descent with modification. सो ये चीज आप देखिए कि ये वो बेसिक फ्रेज है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है इवोल्यूशन को. तो मेरा कहने का मतलब है, हमने पिछले वीडियोस में देखा कि एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया. आप इस बैक्टीरिया के डिसेंडेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दीजिए. अगर आपको फॉसिल मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है. मान लीजिए प्रेजेंट डे बैक्टीरिया है जो कि इस जैसा है, काफी कुछ इस जैसा है लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है. यहां पर आपको क्या दिखाई देगा कि ये इस जैसा ही है, करीब करीब थोड़ा अलग है. ये इस जैसा है, थोड़ा सा अलग है. और यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? एक डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. और यहीं से ये जो सिंगल एंसेस्ट्रल लीनिएज है ये डाइवर्सिफाई हुई है स्पेस में और टाइम में, और इसने डिफरेंट लीनिएजेस को प्रोड्यूस किया है. और इस प्रोडक्शन की वजह से ये ट्री ऑफ लाइफ बनता है. एक बहुत ज्यादा ग्रेट यूनिफाइंग थीम बायोलॉजी में आती है, दिस इज द ट्री ऑफ लाइफ. आप देखिए इंटरनेट पे ट्री ऑफ लाइफ किस तरह से रिप्रेजेंट है. और यहां से हम आपकी एनसीईआरटी की एक बात ये कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए कितना बोल्ड स्टेटमेंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पास्ट प्रेजेंट एंड वी आर टॉकिंग ऑफ फ्यूचर. Past, present and future are related to each other. They share the same genetic material but to varying degree. इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये, इनका जो कॉमन एंसेस्टर यहां पर है, इनका डीएनए ज्यादा
क्लोज होगा, इनका और इनका भी कॉमन एंसेस्टर यहां कहीं पर होगा, लेकिन उनका डीएनए काफी एक दूसरे से डिफरेंट होगा. सो दिस इज द आइडिया ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. अगेन लीविंग दिस पर्टिकुलर video with the idea that actually Darwin gave. The idea was that all species originate and develop because of natural selection. Natural selection of what? Small and inherited changes, small and inheritable variations. And what does this do? ये इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हायर फिटनेस देते हैं, बेटर एडेप्टिव वैल्यू देते हैं. एडेप्टेशन का मतलब है कि गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में दे विल बी एबल टू कंज्यूम द नेचुरल रिसोर्सेज बेटर, दे विल बी एबल टू फेयर बेटर इन द कॉम्पिटिशन विद द अदर स्पीसीज एंड विल बी एबल टू अचीव अ हायर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड दिस डिफरेंशियल reproduction is actually what is meant by reproductive fitness, which is actually enhanced by natural selection, and differential reproduction can be called as natural selection. So मुझे उम्मीद है कि ये जो शब्द है evolution ये आपको समझ में आया होगा. And now we will continue the further discussion. The idea was to introduce you to the concept of descent with modification. Thank you so much.